6 महीने की जेल यात्रा रही आपकी। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है आँखें डबडबाई हुई देखना। नेता जब आमतौर पर नेता के आँसुओं को नकली आँसू ही माना जाता है, पब्लिक परसेप्शन यही है। लेकिन आपके आँखों से जब आँसू निकले तो वो असली आँसू थे या वाक़ई में कुछ नहीं, आंसू कब निकले ये बताइए डबडबाई पहले आँखें मुझे। देखी हमने आपकी। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जेल में गया और जेल जाने के बाद 8 दिन मुझे ईडी के लॉकअप में रखा गया और दूसरे दिन कोर्ट ने क्योंकि आदेश दिया था तो पत्नी को मिलने आना था शाम को 6-6:30 बजे के आसपास और वकील साहब को भी आना था उसी समय, आधे घंटे का समय था। तो पत्नी ने मुझे बताया कि मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे बच्चे जो है वो रो रहे थे, तो काफ़ी परेशान थे, मेरी बेटी और बेटा मेरा। जी। तो मैंने कहा ठीक है, उनको बोलो कि चिंता नहीं करेंगे और मैं किसी गलत काम में जेल नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ बोलता रहता हूँ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलता रहता हूँ, उनके दोस्तों के चहेते दोस्तों के खिलाफ बोलता रहता हूँ, इसलिए मुझे जेल में डाला गया है, तो इसलिए कोई उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैंने खैर समझा के भेज दिया उनको, लेकिन फिर रात में मैंने एक चिट्ठी लिखी अपनी बेटी के नाम पे और अपने बेटे के नाम पे, और उसमें मैंने यही लिखा कि बहादुर व्यक्ति की पहचान संकट के वक्त में होती है। वैसे तो सारे लोग भाषण वीर बने रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो आज ये मुसीबत का टाइम है, ये संकट का समय है, इसमें ना तो खुद कमज़ोर पड़ना, ना मुझे कमज़ोर पड़ने देना। तो ऐसा पत्र मैंने दूसरे दिन अपनी वाइफ को दिया कि ये आप दे देना उन लोगों को, तो उन्होंने दिया। आपको मैं यहाँ तक बता दूँ कि 15 मिनट की मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी परिवार वालों के साथ, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग की जाती थी। तिहाड़ जेल में ये नियम है कि जो भी आप अपने घर वालों से बातचीत करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो मैंने अपने परिवार को यहाँ तक कह रखा था कि ये तक भी मुझसे मत पूछना कि तुम कैसे हो, ये पूछना कि जेल में सब कैसे हैं। तो हमारे परिवार को ये भी पूछने की इजाज़त नहीं थी कि तुम कैसे हो, खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं है, इतनी भी इजाज़त नहीं थी। ये मैंने कह रखा था, किसी और नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अगर सत्ता में बैठे हुए लोग देखते, हमारे परिवार को कमज़ोर देखते, मुझे कमज़ोर देखते, तो शायद उनको खुशी मिलती कि यार ये तो अच्छा काम कर दिया, इसको ठीक ठिकाने पे ला दिया। दूसरा, मैं 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के हाँ। निगरानी में था। पहले उन्होंने मेरे बाथरूम में भी उसका एंगल कर रखा था। फिर एक दिन मैं सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि बाथरूम की तरफ हमारे जो सेल का जो सीसीटीवी का कैमरा है वो लगा हुआ है। तो मैंने उस पे आपत्ति जताई, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, क्यों आपने बाथरूम की तरफ क्यों? नहीं सर, वो एंगल कैसे गड़बड़ हो गया होगा, ये होगा। तो ये करीब 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद उन्होंने उसको जी। ठीक किया। तो 24 घंटे मैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता था। उसके बाद शाम को मैं जाता था 1 घंटे, जो वहाँ पे म्यूज़िक के लिए क्लास होती है, वो आराम से वहाँ गाने वाने गाता था। वहाँ पे कबूतर और बत्तख और खरगोश ये सब पाल रखे हैं, मोर वगैरह, तो उनको दाना वाना खिलाने जाता था। वहाँ से आता था तो किताबें पढ़ता था। मैंने गांधी जी के सत्य के प्रयोग की किताब फिर से पढ़ी। मैंने नेल्सन मंडेला जी की जीवनी पूरी पढ़ी। आज़ादी के दीवाने किताब थी, वो पढ़ी। तमाम किताबें मैंने पढ़ी और एक लंबी थकान थी राजनीति की, तो 6 महीने का जो वक्त मिला, उसमें जब भी वक्त मिलता था आराम से सोता था, टीवी भी देखता था। टीवी कोई ऐसा नहीं था कि मेरे लिए उपलब्ध थी, सारे सेल में वहाँ पे टीवी अलाउड है। तो मेरे जीवन को देख के वहाँ के जेल के अधिकारियों ने मुझे एक दिन बोला कि आप थोड़ा दुखी रहा कीजिए। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। मुझसे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा दुखी रहा कीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, ऊपर से डांट पड़ती है कि इसको टाइट नहीं कर रहे हो। तो मैं और जब भी मैं आपने देखा होगा, जब भी जेल से मैं तारीख पे आया, मैंने कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ जरूर बोला।
कोई ऐसी मेरी तारीख नहीं थी या कोई ऐसा मौका नहीं था जब मीडिया ने मेरे सामने कैमरा किया और मैंने कोई दबी या डरी हुई बात की। मैंने हमेशा सरकार के खिलाफ बोला, क्योंकि मेरा मानना था कि यही तो हथियार होते हैं इनके, जेल, लाठी, मुकदमा। अब तय आपको करना है, आप इससे डर के चुप हो जाएंगे या इनके खिलाफ बोलते रहेंगे। तो शायद ये कारण भी रहा कि उनको ये समझ में आ गया कि इस रास्ते से संजय सिंह को झुकाया नहीं जा सकता या इनको कमजोर नहीं किया जा सकता। तो जो भी उनको समझ में आया, फिर मेरी जमानत हुई तो शायद 1-2 दिन मुझे निकलने में लग गया। तो मैं ऐसी खबरें सुनने लगा कि साहब ये बाहर आएंगे और पार्टी तोड़ेंगे और सीएम बनेंगे और फलाना होगा और ढिमका होगा। मैं बड़ा बेचैन हो रहा था अंदर, टीवी पे वो खबरें देख के, कि जिन बातों का ना कोई सिर है, ना पैर है, ना कुछ इसमें सच्चाई है 1%, वो सारे टीवी चैनल पे उसकी बहस चल रही है। तो मैं जब जेल से निकला तो 2 अधिकारी मुझे छोड़ने के लिए बाहर आ रहे थे। तो गेट से जब बाहर आया तो उसमें से एक अधिकारी ने मुझे सैल्यूट किया और कहा कि अब सर आप मेरे बंदी नहीं हैं, आप जो है वो हमारे सांसद हैं। मैंने उसको कहा थैंक यू। तो उसके साथ मैं बढ़ता हुआ आ रहा था तो एक जगह रुक गया। वो कहने लगा सर एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए। तो कहने लगा कि एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो हमने कहा कहिए। तो बोले मोदी के खिलाफ मत बोलिएगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा देखिए आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने दिन आपके साथ रहा तो एक लगाव हो गया है, और ये लोग सर ऐसे लोग हैं कि दोबारा आपको जेल में डाल देंगे। अब शायद मेरी उसके साथ हफ्ते 10 दिन की मुलाकात रही होगी, क्योंकि मैं जेल नंबर 2 से जेल नंबर 5 में आया। फिर मैं उसके साथ चलते, मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे बातचीत करते करते मैं बाहर की तरफ आया। फाइनल गेट जब था उससे बाहर निकलना था, तो वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर थी, तो जो पहले 2 नंबर में रह चुकी थी। तो उन्होंने मुझे देखा और उनका जय हिंद सर। तो मैंने उनको जय हिंद बोला। तो फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा कि सर झुकना नहीं है। तो ये जो जेल यात्रा रही संजय जी आपकी, इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक मित्र भी बने जेल के अंदर, मुलाकातें होती थी आपकी? बहुत सारे ऐसे भी, मतलब जैसे जो स्टाफ था वहाँ का, उनको भी ये पता था कि इनको बिना किसी कारण के, बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला। इनको नहीं तो मतलब कोई आधार नहीं है, नंबर तो वो लोग सपोर्ट करते थे। और सपोर्ट करने का मतलब कि कोई बदसलूकी मेरे साथ नहीं किया किसी ने। और जो जेल के बाकी कैदी थे, उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं होती थी, तो मैं अपनी तारीख पे जब आता था तो मैं जो लोग हमसे मिलने आते थे उनको पर्चियां बना के देता था कि भाई इसका ये काम है, इसके बच्चे का एडमिशन है, इसके घर पे ये समस्या है, तो उसको देख लेना। अच्छा। और उस समय जो भी हमारे साथी थे, वो संजीव झा जी विधायक, दिलीप पांडे जी हमारे विधायक थे, आदिल थे, जो भी लोग मिलने आते थे बेसिकली मुझसे, पार्टी के लोग, तो उनको मैं वो पर्चियां दे देता था कि भाई इन लोगों का ये काम है, तो इसको देखे। तो नहीं मतलब ऐसी किसी से दोस्ती नहीं हुई जिसको अपना फोन नंबर आपने दे दिया कि निकलूंगा तो कॉल कर? नहीं, फोन नंबर दिया है, मैं तो आते भी हैं लोग मिलने। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई रिश्ते खत्म किए। देखिए मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अपनी दोस्ती मानता हूँ। तो जिससे भी मैंने दोस्ती की उसको शिद्दत से निभाई। मैंने किसी के साथ कभी दगा नहीं किया, धोखा नहीं किया, और इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। कभी जीवन में मुझे कोई परेशानी हुई तो लोगों ने खूब जम के सपोर्ट किया। तो शायद उस रिश्तों के निर्वाह को मैं अच्छा मानता हूँ। तो ऐसे तमाम लोग जो गलत ढंग से फंसाए गए थे या पीड़ित थे, तो जेल में हम लोग जो फिल्म में देखते हैं मोटे मोटे चूहे, बदबूदार नालियां, गंदे शौचालय, नहीं, ऐसे ये सब फालतू की बात है। ये मतलब 2 तरह की जेल है। एक तो ये है कि जिसमें आपको सेपरेट रखा जाता है, और एक ये होता है जिसमें कि 40-50 कैदी एक साथ रहते हैं। तो जिसमें 40-50 कैदी एक साथ रहते हैं उसमें भी टीवी की आपको व्यवस्था होती है, और थोड़ा तकलीफ वहाँ होती है, मतलब आप अपना कूलर लगा सकते हैं, वो सब सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये जो इस तरह से मोटे चूहे और ये सब तो मेरे ख्याल से
ऐसा तो मैंने तिहाड़ जेल में तो नहीं देखा। ठीक है। दोस्ती की बात की और संजय जी। जेल में इसके पहले भी जेल की यात्रा मैंने रेडी पटरी वालों के लिए हाँ हाँ 1 हफ्ते सुल्तानपुर में मैं जेल में रहा हूँ, तो जी। वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। जेल को लेकर डराया ज़्यादा जाता है और वो डर लोगों के मन से निकलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर वो डर बना रहेगा तो सत्ता के लिए वो बहुत ताकत है, मतलब वो इस बात से खुश होते हैं कि आप डरते रहिए। इससे मतलब वही लोग प्रेरणा ले जो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ वरना देखिए, बाकी लोगों को तो मीडिया जेल के से- लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मीडिया के मित्रों को भी बहुत बार धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। शायद आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं, आपको कम तकलीफें होती होंगी, लेकिन जो गांव का रिपोर्टर है, कभी उसके बारे में पूछिए। जो जायसवाल था जिसने नमक रोटी की खबर की थी, उसके साथ जी, क्या किया था जी, कलेक्टर ने। जी। तो जो लोकल लेवल पे रिपोर्टर हैं वो बहुत मुश्किलें झेलते हैं। ऐसा नहीं है, वो जब खबरें निकाल के आपको देते हैं और आप उसको चलाते हैं तो उसकी परेशानी वहाँ उनको होती है, या आप किसी बड़ी खबर को जब एक्सपोज करते हैं तो आपको भी वो दिक्कत आती है। तो मैं तो समझता हूँ किसी को नहीं डरना चाहिए। ये हमेशा से सत्ता का हथियार है कि आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपके खिलाफ जेल मुकदमे इसका इस्तेमाल किया जाए।